हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के बारे में। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है जिसकी बात हमने प्रीवियस वीडियो में की थी अपने। ठीक है, तो देखते हैं आज हम ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस जो होता है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, टीबीएम जो होता है यानी कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस आपका, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी का न्यूरोलॉजिकल सेक्वल देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब क्या है? कोई भी कॉम्प्लिकेशन या कंडीशन जो कि रिजल्ट करता है एक प्री एग्जिस्टिंग इलनेस की वजह से, तो उसको सेक्वल बोलते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद से अगर प्रॉम्प्टली ट्रीट नहीं किया जाता है तो मोर्टेलिटी रेट में इसमें देखने के लिए मिलती है ज़्यादा। फिर डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस क्या है, या फिर इसको टीबी मेनिंजाइटिस या ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के नाम से भी जानते हैं। स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा कॉज होता है, और ये इन्फेक्शन होता है मेनिंजियल लेयर का, जो कि एज अ इन्वेलप कॉज काम करती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। दैट मीन्स कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो पिछली वीडियो में भी हमने देखा था मेनिंजियल लेयर, पायामेटर, ड्यूरामेटर, अराक्नोइड स्पेस का इन्फ्लामेशन कॉज होता है इस केस में भी। ठीक है, और इन्फेक्शन हो जाता है। कॉज की बात कर लें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, तो ऑफकोर्स यही कॉज है इसका। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर या प्राइमरी इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, लिम्फोहिमेटोजिनस डिसेमिनेशन होने लगेगा। दैट मीन्स कि जो भी ट्यूबरकल के बैसिलस हैं वो पेरेन्काइमल पल्मोनरी फोकस है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड्स और डक्ट्स में ड्रेन होने लगेंगे और ब्लड स्ट्रीम में अपने बैसिलीमिया को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, फिर मेटास्टेटिक सीसियस लीसन देखने के लिए मिलेगा हमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ मेनिंजाइटिस में। स्पेसिफिक साइन होता है हमारे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस का। ठीक है, फिर डिस्चार्ज कुछ ट्यूबरकल हमारे सबएरेक्नोइड स्पेस में भी डिस्चार्ज होंगे बैसिलाई के। फिर ये जिलेटिनस एक्सक्लूड का फॉर्मेशन करेंगे और इन्फिल्ट्रेट करेंगे कॉर्टिकोमेनिंजियल ब्लड वेसल्स के थ्रू, और इन्फ्लामेशन, ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फ्रैक्शन कॉज करेंगे हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है, तो इसकी वजह से दो चीज़ें अराइज हो सकती हैं। एक तो ब्रेन स्टेम को ये मोस्टली अफेक्ट करेंगे और डिसफंक्शनल कर देंगे हमारे सेंट्रल क्रैनियल नर्व नंबर 3, 6 और 7 को, यानी कि हमारे ऑक्यूलोमोटर को, एब्ड्यूसेंस को और फेशियल नर्व को मेनली इफेक्ट करेंगे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि CSF फ्लो के साथ इंटरफेयर करें और हाइड्रोसेफेलस कॉज कर देंगे। ठीक है, तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में आपको हाइड्रोसेफेलस भी देखने के लिए मिल सकता है, प्लस ये डिसफंक्शनल होंगे क्रैनियल नर्व, तो इसके भी साइन एंड सिम्टम्स नजर आएंगे। फिर क्लिनिकल फीचर या साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो ये 3 स्टेजेस में हमें शो होता है। फर्स्ट स्टेज जो हमारी होती है प्रोड्रोमल स्टेज होती है। अभी देखेंगे हम साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने के लिए मिलता है इसमें। फिर जो सेकेंड स्टेज हमारी होती है स्टेज ऑफ मेनिंजाइटिस बोलते हैं, या फिर ट्रांजिशनल स्टेज बोलते हैं इसको। और थर्ड स्टेज जो होती है स्टेज ऑफ कोमा होती है। ठीक है, तो देखते हैं हम वन बाय वन। देखिए, प्रोड्रोमल स्टेज या फिर फर्स्ट स्टेज जिसको कह रहे हैं, उसमें क्या होगा, लो ऑनसेट होगा लो ग्रेड फीवर का, एनोरेक्सिया रहेगी बच्चे को, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रहेगा, ड्राउजीनेस फील करेगा बच्चा, लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करेगा, इरिटेबिलिटी रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगी, वॉमिटिंग हो सकती है, फोटोफोबिक हो सकता है बच्चा, और हेडेक बनी रहेगी। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेज जो होता है स्टेज ऑफ मेनिंजाइटिस या फिर ट्रांजिशनल स्टेज जिसको हम सेकेंड स्टेज बोल रहे हैं, इसमें मेनिंजियल इरिटेशन के साइन देखने के लिए मिलेगा। नेक स्टिफनेस या नेक रिजिडिटी, जैसे हमने नॉकल साइन की बात करी थी वहाँ पे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, तो वो देखने के लिए मिलेगा। पॉजिटिव कर्निंग साइन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जब भी स्पाइन से बच्चे को उठाने की कोशिश करेंगे या फिर जो क्या होता है फूट होता है उसको बैंड करेंगे तो स्पाइन में बच्चे के दर्द होगी। इंटरमिटेंट फीवर, डिस्टर्ब ब्रीदिंग पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। स्लो रेगुलर पल्स देखने के लिए मिलेगी। मसल टोन आपकी इंक्रीज्ड होगी। अल्टर्ड सेंसोरियम के सिम्टम्स होंगे, ड्राउजीनेस होगा, कन्वर्जन देखने के लिए मिलेगा। पैपिलो एडिमा भी देखने के लिए मिल सकता है। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि क्रैनियल नर्व पैल्सी जैसे सिम्टम्स भी दिखेंगे। फिर स्टेज ऑफ कोमा यानी कि थर्ड स्टेज की बात कर लेते हैं। तो प्रोफाउंड हो जाएगा आपका अल्टर्ड सेंसोरियम, हाई ग्रेड फीवर देखने के लिए मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया यानी कि पल्स हमारी स्लो हो जाएगी, काइने स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलेगा, डायलेशन देखने के लिए मिलेगा पीपल में, और नेस्टेग्मस देखने के लिए मिलेगा, टोसिस देखने के लिए मिल सकता है, और ऑप्थेल्मोप्लेजिया देखने के लिए मिल सकता है। डिसरेटेड आपका या फिर डेकॉर्टिकेट पोस्चर होगा बच्चे का। हेमीप्लेजिया या क्वाड्रीप्लेजिया यानी कि पैरालिसिस देखने के लिए मिल सकता है वो।
हाफ साइड ऑफ लिम्स में भी हो सकता है, या फिर हाफ साइड ऑफ बॉडी में भी हो सकता है, या फिर क्वाड्रिप्लेजिया यानी कि 4 लिम्स को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की। तो हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन इज मस्ट इन एवरी केस। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, CSF स्टडी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि लिम्फेटिक प्रीडोमिनेंट पैलियोसाइटोसिस देखने के लिए मिलेगी। दैट मीन्स कि WBC काउंट जो होगा हमारा वो एलिवेटेड देखने के लिए मिलेगा। 100 to 500 सेल्स पर माइक्रोलीटर देखने के लिए मिलेगा। जो न्यूट्रोफाइल्स होंगे वो डिक्रीज्ड होंगे नंबर में। प्रोटीन का लेवल एलिवेटेड देखने के लिए मिलेगा 100 to 500 mg/dl। ग्लूकोज आपका डिक्रीज देखने के लिए मिलेगा लेस देन 45 mg/dl। कलर जो CSF का दिखेगा क्लियर रहेगा और जेंथोक्रोमिक देखने के लिए मिलेगा। कॉबवेब कोगुलेशन फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा स्टैंडिंग, मतलब अगर हम CSF को रख देते हैं तो उसमें कोवेब कोगुलेशन फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एविडेंस टेस्ट के लिए हम क्या करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं और मोनटॉक्स टेस्ट कराते हैं। इमेजिन बॉडीज CT स्कैन करा सकते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट में हम बैकटेक या फिर PCR करा सकते हैं। ये बैकटेक जो होता है ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर सिस्टम होता है एक, ठीक है, जिसमें बैक्टीरियल कल्चर को हम प्रिजर्व करके उसमें आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो ऑफकोर्स एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी देंगे हम, जिसमें रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, इथाम्बिटॉल और पायरेजिनामाइड का हम यूज़ करेंगे इनिशियल 2 months के लिए। फिर आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन को हम कंटिन्यू करेंगे फॉर द 1 year एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन IM देंगे फॉर इनिशियल 2 to 4 week। ठीक है, उसके बाद एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन यानी कि डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं उसको हम ध्यान में रखेंगे। फिर स्टेरॉइड्स के तौर पे हम पैरेंटल डेक्सामेथासोन दे सकते हैं एक्यूट फेज में। फिर हम ओरल पे शिफ्ट कर देंगे इसको प्रेडनिसोलोन। बहुत सारे सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं तो सपोर्टिव थेरेपी उसके लिए देंगे, जैसे कि अगर ICP इंक्रीज कर गई है तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। सिजर्स हैं, कन्वर्जन है तो उसके लिए बच्चे को ट्रीटमेंट देंगे। और अगर हाइड्रोसिफेलस का केस दिख रहा है तो हम VP संट का यूज़ कर सकते हैं और हाइड्रोसिफेलस का फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, फिर WHO ने कुछ गाइडलाइन दी हैं स्पेशली ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के लिए, तो उसको देख लेते हैं कि आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायरेजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन और प्रेडनिसोलोन का कैसे यूज़ करना है। तो 10 to 15 mg/kg 24 आवर के लिए आइसोनियाजाइड यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम जो डोज होगी वो 300 mg जा सकती है। रिफाम्पिसिन हम 10 to 20 mg/kg 24 आवर्स के लिए देंगे। मैक्सिमम डोज हमारी 600 mg जा सकती है। ओरली 6 month के लिए कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, पैराजिनामाइड की बात कर लेते हैं तो 15 to 30 mg/kg 24 आवर्स में मैक्सिमम 2 ग्राम दे सकते हैं। ओरली 2 month के लिए देंगे। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात कर लेते हैं तो 20 to 40 mg/kg मैक्सिमम 1 ग्राम एंड IM IV देते हैं 2 month के लिए। प्रेडनिसोन की बात कर लेते हैं तो 2 mg/kg 24 आवर्स में और ओरली देते हैं फॉर द 4 weeks और रिड्यूस करेंगे कोर्स ऑफ द टाइम ओवर द 1 or 2 week। ठीक है, तो आई होप सो कि चीज़ क्लियर हुई हो, आपको समझ में आया होगा सब कुछ। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।